हाँ जी, एक तो सब लोगों को बोलने का मौका दिया जाता है ओवरऑल, ठीक है? और दूसरा ये होता है कि मैं जब आपका पेड सेशन स्टार्ट होगा यानी फ्री सेशन के बाद, तो डेली बेसिस पे डिफरेंट स्टूडेंट्स को डिफरेंट असाइनमेंट्स दी जाएँगी एंड आई विल मेक यू राइट पैराग्राफ्स एंड आई विल मेक यू राइट आउटलाइन्स। आपको लाज़मी काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं होगा कि आप सिर्फ क्लास लेकर वापस चले जाएँ और उसके बाद अगले दिन क्लास लेने आ जाएँ। आपको होमवर्क सबमिट करवाना पड़ेगा, ठीक है? होमवर्क बहुत छोटा-छोटा होगा, जैसे चिड़िया बच्चों को थोड़ा-थोड़ा दाना बना-बना के उनके मुँह में डालती है, तो बिल्कुल इसी तरह मैं थोड़ा-थोड़ा करके आपको फ़ीड करूँगा कि ताकि आपका जो मसला है कि ऐसे राइटिंग बड़ी मुश्किल चीज़ होती है या मुझे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है ऐसे लिखते हुए, तो वो सारे होपफुली जो हैं वो सॉल्व हो जाएँगे, ठीक है? तो इस बात से आपने बिल्कुल नहीं घबराना कि आप ऐसे नहीं लिख सकते या आपके कोई और मसाइल हैं, ठीक है? आप सब लोग जो हैं वो माशाल्लाह ग्रेजुएट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ से या कॉलेजेस से, आप सारे जो सीएसएस के सब्जेक्ट्स हैं वो भी तैयार कर सकते हैं और आप ऐसे भी पास कर सकते हैं। और सीएसए में मेरे साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त थे, जो बहुत एवरेज बैकग्राउंड के थे, जिन्होंने सीएसएस की तैयारी से पहले कभी भी ऐसे नहीं लिखा था। लेकिन उन्होंने जब लिखना सीख लिया कि असल चीज़ क्या होती है ऐसे लिखने में, तो उसके बाद उनके लिए कोई मसला नहीं रहा और इवन बाद में भी वो अच्छे राइटर बन गए या अच्छी चीज़ें लिखने वाले बन गए। ठीक है? तो इस चीज़ से तो बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए कि मुझे मसला है राइटिंग का या मैं क्रिएटिव नहीं हूँ वगैरह, वगैरह, वगैरह। ठीक है? तो इसलिए जो है मैं ये कोशिश करूँगा कि मेरे जो 10 सेशन होंगे टोटल, उनके अंदर मैं आपको इस काबिल बनाऊँ कि आप पूरा ऐसे खुद लिख सकें और मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि मैं आपको सिर्फ़ पढ़ा दूँगा और चेक नहीं करूँगा या मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको सिर्फ़ यूनिडायरेक्शनल लेक्चर्स दे दूँगा जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। मैं ये पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे सेशंस के अंदर हर स्टूडेंट बोले और हर स्टूडेंट लिखे और वो जब लिखने बैठे तो उससे कोई मसला ना हो, उसे सारी गाइडलाइंस उसके पास हों। अच्छा, मेरा जो तरीक़ाकार होगा ऐसे का सेशन लेके चलने का, वो ये होगा कि मैं गूगल डॉक्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाऊँगा, जो सबके साथ शेयर्ड होगा। आप रात के किसी भी पहर जाकर हमारा व्हाइट बोर्ड देख लेंगे कि भई सर ने आज क्या लिखा था, ठीक है? और उसके ऊपर जो है जब मैं आपसे कहूँगा तो आप उसके ऊपर खुद भी लिख सकेंगे, खुद चीज़ें जो है वो ऐड कर सकेंगे जो आप समझते होंगे कि ये बेहतर है और मैं उसकी इजाज़त दूँगा, ठीक है? और वो जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपके साथ चलता रहेगा और एस्से की तैयारी के साथ भी और जब तक आपका गूगल अकाउंट रहेगा, आपके पास वो किताब पड़ी रहेगी जो हम इन लेक्चर्स के दौरान बनाएँगे। जब भी आपका मूड बनेगा आप उसमें से नोट्स देखेंगे जो मैंने आपके लिए बनाए होंगे और आप जाके जो है वो कर लेंगे। पिछली क्लास के अंदर जो मैंने एस्से का सेशन पढ़ाया था, उसका जो व्हाइट बोर्ड था या जो उसके नोट्स थे, वो मैं आपको उसकी एक झलक दिखाता हूँ अपनी स्क्रीन शेयर करके। ये स्क्रीन शेयर हुई है और आप देख रहे हैं कि ये गूगल डॉक्स का जो है ये एक डॉक्यूमेंट है, जो आप सब लोगों को नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी? तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर मेरे इंट्रोडक्शन से बात स्टार्ट होती है। हम देखते हैं कि एस्से के कौन-कौन से मॉड्यूल्स होते हैं। 2020 का एस्से हमने चूज़ किया था पिछले साल और उसके बाद बताया था कि उसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो है वो उनकी ग्रुपिंग की, उसकी आउटलाइन बनाना सीखी, पैराग्राफ लिखना सीखा। फिर हमने जो है वो कनेक्टर्स डाले और उसको एक कंप्लीट शक्ल दी। फिर आपको बताया कि किस तरीके से आप एक अच्छे स्ट्रक्चर का ऐसे लिख सकते हैं, उसके क्या टूल्स होंगे, कौन-सी किट आपके पास होगी, जैसे क्रिकेट में लोगों के पास किट होती है, तो उस किट्स को देख के आप जो है वो एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। फिर एक पूरा लेक्चर था कि थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनानी है, ठीक है? उसमें एक-एक चीज़ कर के दिखाई, फिर जो स्टूडेंट्स ने कहा कि इस टॉपिक पे हमें थीसिस स्टेटमेंट बना के दें, मैंने उनके सामने बना के दी। बल्कि कुछ लोगों को बीच में इन्वॉल्व किया और मिसाल के तौर पे कहा कि वजाहत साहब आप ये करें कि आप इसकी थीसिस स्टेटमेंट बनाएँ, इलियास आप इसकी बनाएँ, राबिया आप जो है वो इसका बनाएँ, ठीक है? उसके बाद फिर मैंने एक जनरल पैराग्राफ लिखना सिखाता हूँ मैं कि कैसे एक नॉर्मल पैराग्राफ लिखते हैं। इंट्रोडक्शन लिखने पे अलहदा लेक्चर्स देता हूँ कि एक इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, उसके कितने हिस्से होते हैं।
हर चीज़ जो भी मैं बताता हूँ उसके मैं स्टेप्स बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन लिखने के 4 स्टेप्स हैं, थीसिस स्टेटमेंट लिखने के 3 स्टेप हैं, आउटलाइन बनाने के 5 स्टेप हैं। वो मैं अपने स्टूडेंट्स को याद करवा देता हूँ कि भई ये जो है ना, ये इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है? और उसके बाद वो जब याद कर लेते हैं तो फिर उनके लिए लिखना बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आपको मैं किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना सिखा दूँ कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 होता है। या जैसे टेबल्स याद करते हैं बचपन में कि 10 तक हम सारे पहाड़े या टेबल्स याद कर लेते हैं कि 7 8s आर 56, 8 9s आर 72, और फिर वो सारी उम्र हमारे काम आते हैं। बिल्कुल इसी तरह ऐसे राइटिंग के लिए हर सेक्शन लिखने के लिए, आउटलाइन बनाने के लिए, थीसिस स्टेटमेंट बनाने के लिए, फिर इंट्रोडक्शन लिखने के लिए, जनरल पैराग्राफ लिखने के लिए, सजेशंस लिखने के लिए, कंक्लूजन लिखने के लिए, मैं छोटे-छोटे आपको टेबल्स बना देता हूँ जो आप चुटकी बजा के जो है वो आपके ज़हन में आते हैं कि इसके अंदर 4-4 चीज़ें लिखनी थी मैंने, और फिर उस पैटर्न पे लिखने लग जाते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको पता भी नहीं चलता और आपके 2500 वर्ड्स जो होते हैं वो पूरे हो चुके होते हैं ऐसे के, ठीक है? तो अगर आप होमवर्क करते रहेंगे, फॉलो करते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके लिए बिल्कुल भी मसले वाली नहीं होंगी, ठीक है? उसके बाद जब एक ऐसे पूरा हो जाता है, तो फिर मैं ये करता हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को, फ़र्ज़ करें मेरी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं कहूँगा कि जनाब सिदरा आप ये करें कि आप इसका इंट्रोडक्शन लिख के आएँ। मोहसिन साहब आप इसका जो है वो थीसिस स्टेटमेंट बना के लाएँ, और अरूज साहबा आप ये करें कि आप इसका फर्स्ट पैराग्राफ लिखें, और असद साहब आप कॉजेज़ लिखें, हाशिम साहब आप जो हैं वो सजेशंस लिखें, और जवेरिया साहबा आप जो है वो कंक्लूजन करें। यानी जिस तरह आप लोग क्लास में इन्वॉल्व्ड हैं और मैं आपके नाम लेकर आपको काम देता हूँ, इसी तरह से मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्लास के बाद सब लोगों के नाम लेके उनको जो है वो लिखवाता हूँ। अगले दिन सारे लोग ऐसे लिख लाते हैं, और हम इस ऑनलाइन क्लासरूम के ऊपर ये जो मैंने गूगल डॉक बनाया हुआ है व्हाइट बोर्ड, इसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है कि ये किसी पुराने सेशन में खालिद ने लिखा था, ठीक है? उसके बाद आगे जो है वो हम आगे चलते हैं तो आगे अरसलान साहब ने ये लिखा है, ठीक है? उसके बाद हम आगे चलते हैं तो, और ये हमारी एक स्टूडेंट थी अनीबा, उन्होंने ये लिखा है। इस तरह से सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना-अपना हिस्सा डाल के एक ऐसे जो है वो बना लेते हैं, ठीक है? अब मैं ये करता हूँ कि मैं ये काम हमारा 6 से 7 सेशंस में कंप्लीट हो जाता है। हर सेशन तकरीबन सवा घंटे का होता है, और मैं सवा घंटा डायरेक्ट नहीं पढ़ाता, मैं पहले 40 मिनट्स पढ़ाता हूँ, उसके बाद 10 मिनट्स देता हूँ, और उसके बाद फिर क्वेश्चन और होता है या हम चेकिंग वगैरह करते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर जब हम ऐसे सारा पेस्ट कर लेते हैं इसके ऊपर, तो फिर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ पैराग्राफ्स जो हैं वो आपस में जुड़े-जुड़े नहीं लग रहे। फ़रीहा ने कुछ लिखा था, सद्दफ़ यूसुफ़ ने कुछ लिखा था, अवैस अनवार साहब ने कुछ और लिखा था। तो इसको हम कैसे जोड़ के लिखें? फिर मैं उनको ट्रिक्स बताता हूँ कि आपने कैसे एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से लिंक करना है, ताकि एग्ज़ामिनर को लगे कि ये तो बड़ा स्ट्रक्चर्ड और बड़ा फ़्लो में ऐसे लिखा हुआ है। और एक अच्छे राइटर और एक अच्छे लिखने वाले की ये बड़ी सलाहियत होती है कि उसकी हर अगली बात पिछली बात से जुड़ी होती है, और हर पिछली बात अगली बात से जुड़ी होती है, ठीक है? उसके लिए एक अलहदा लेक्चर होता है जिसके अंदर मैं आपको कनेक्टर्स या कनेक्टिंग सिखाता हूँ, ट्रांजिशन सिखाता हूँ, ठीक है? उसके डिफरेंट टूल्स देता हूँ। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को ना एक ऐसे टेबल बना देता हूँ। अनलाइक अदर टीचर्स या अदर सीएसपीज़, मेरा ये मानना है कि आप कभी भी एक दिन के अंदर ऐसे नहीं लिख सकते। आप एक ही टेबल पे बैठ के पहली बार ऐसे नहीं लिख सकते। एक ही टेबल पे बैठ के आपने लिखना है एग्ज़ाम वाले दिन। उससे पहले आपने करनी है तैयारी, और तैयारी के लिए कभी भी आप अगर एक ही टेबल पे बैठ के एक ही 3 ही घंटों के अंदर ऐसे लिखने बैठ जाएँ, तो आप फिर बाकी 45 दिन क्या करेंगे? अब जो रह गए हैं 45 दिन, ठीक है? ये तो आपने 18 फरवरी को लिखना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप डेली लिखें, और डेली थोड़ा-थोड़ा लिखें। और जब मेरे स्टूडेंट्स ने पहला ऐसे लिखना होता है तो मैं उनसे 8 दिनों में लिखवाता हूँ। तो ये मैंने 8 दिनों का शेड्यूल बना के दे देता हूँ कि डे 1 पे आपने सिर्फ़ ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, डे 2 पे आपने सिर्फ़ ग्रुपिंग और आउटलाइन बनानी है, डे 3 पे आपने सिर्फ़ इंट्रोडक्शन लिखना है, डे 4 पे आपने उसकी नेक बनानी है, डे 5 पे आप 3 पैराग्राफ लिखेंगे कॉजेज़ से रिलेटेड, डे 6 के ऊपर आप 4 पैराग्राफ्स लिखेंगे, डे 7 के ऊपर आप ऑल अदर्स लिखेंगे पैराग्राफ्स, और 8 पे आप कंक्लूजन करेंगे।
तो ये आप 8 दिनों में एक ऐसे लिखेंगे तो आपको हर हिस्से का पता होगा कि मैंने हर हिस्से पे 3-3 घंटे लगाए हुए हैं। अब जब आपने अगला ऐसे लिखना है, फिर मैं कहता हूँ कि अब आप 4 दिनों में लिखें। फिर मैं अगला ऐसे कहता हूँ आप 3 दिनों में लिखें। फिर मैं ये कहता हूँ कि आप जो है वो इस तरीके के साथ ऐसे लिखना शुरू करेंगे 3-3 दिनों में। फिर जब आपके एग्ज़ाम करीब आ जाएँगे, फिर आप कोशिश करें कि हाँ, अब मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई है, अब मैं बड़ा अच्छा ऐसे लिख सकता हूँ। फिर आप 4 या 5 घंटों में या एक ही दिन में 2 सिटिंग्स लगाएँ। सुबह 9 बजे बैठें, फिर दोपहर को 3 बजे बैठें, आधा-आधा करके ऐसे लिख लें। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपका दिल करेगा कि मैं पूरा ऐसे लिखूँ। तो फिर ये हमारे ज़ीशान इवान साहब जो हैं ये पूरा ऐसे लिखेंगे, ठीक है? तो कभी भी ऐसे जो है 2500 वर्ड्स का पहली बार पहले ही दिन नहीं लिखना चाहिए, ठीक है? पहले आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए हर चीज़ की, ठीक है? तो जैसे आप जो हैं वो स्विमिंग एक दिन में नहीं सीख सकते, आप क्रिकेट एक दिन में नहीं सीख सकते, आपको मुसलसल प्रैक्टिस करनी पड़ती है, थोड़ा-थोड़ा करके करना पड़ता है, इसी तरीके से ये है। और क्रिकेट में तो आपको पता है कि असल जो गेम खेलनी होती है वो हम खेलते हैं मेन ग्राउंड में, लेकिन जब बड़े-बड़े प्लेयर्स भी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो प्रैक्टिस करते हैं नेट के अंदर, ठीक है? नेट के अंदर क्यों प्रैक्टिस करते हैं? ताकि उनकी एक चीज़ ठीक हो, फील्डिंग ठीक ना हो, उनकी बैटिंग और बॉलिंग ठीक हो जाए। फिर जब वो ठीक हो जाती है, फिर वो मेन ग्राउंड में निकलते हैं और मेन ग्राउंड में आने के बाद वो जो है, वो आपकी जो है मैच करते हैं और उसके बाद फिर जब वो किसी दूसरी टीम के साथ खेलते हैं, तो वो फिर पूरा इंटीग्रेटेड खेल रहे होते हैं, यानी बैटिंग भी अच्छी होती है, बॉलिंग भी अच्छी होती है, फील्डिंग भी अच्छी होती है। बिल्कुल इसी तरीके से हम ये करते हैं। उसके बाद हम ये करेंगे कि हम 10 के करीब प्रोबेबल टॉपिक्स ऐसे के जो 2021 में आने वाले हैं, उनको मार्क करेंगे कि तकरीबन ये वाले एसेस जो हैं इस साल इम्तिहान में आ सकते हैं। तो उन एसेस से रिलेटेड हम सारा जो है वो आउटलाइंस बनाना सीखेंगे और हम जो है वो डेटा इकट्ठा करना सीखेंगे कि कैसे इकट्ठा होता है। अच्छा, अब जो मेरा तरीका है उसके अंदर कभी भी डेटा जो है वो ऐसे नहीं होता कि ऐसे लिखने से पहले आप डेटा कलेक्ट करने बैठ जाएँ। मिसाल के तौर पे ज़ोहा मलिक साहिबा जो हमारी क्लास में हैं, वो चाहती हैं कि वो ऐसे लिखें और उसके लिए वो जनाब 25-30 किताबें ढूँढ निकालें और लिखें जी एजुकेशन पे ऐसे लिखना है और मुझे एजुकेशन पे ऐसे के लिए डेटा चाहिए, मटीरियल चाहिए। जैसा कि अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं और करते हैं कि मटीरियल मिल जाए ऐसे मैं लिख लूँगा। हम उल्टा चलेंगे। हम ये करेंगे कि पहले हम ऐसे लिखेंगे और फिर जहाँ हमें मटेरियल कम लगेगा, वहाँ हम मटेरियल ऐड करेंगे बीच में। ठीक है जी? तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो है वो ऐसे जो है वो आपकी अपनी थॉट्स का ऐसे होगा, वो कोई गूगल से उठाया हुआ मटेरियल नहीं होगा जिसको आप अपने वर्ड्स में लिखते फिरेंगे। ठीक है? ये आगे मेरे जो नोट्स हैं पिछले साल पिछली क्लास के, उसके अंदर ये सब दोस्तों ने जो है वो अपनी राइटिंग्स चेक करवाई हुई हैं और वो ये सारी इसके अंदर पेस्ट की हुई हैं, ठीक है? इस दफ़ा जो हम अपना व्हाइट बोर्ड बनाएँगे अगले 10 दिनों में, वो भी इसी तरह का 25-30 सफ़ों का होगा और वो कंप्लीट आपकी जो है वो एक गाइड बुक होगी, ठीक है? ये आप देख रहे होंगे ये मुख्तलिफ़ कलर्स के पैराग्राफ हैं। ये काम भी मैं करता हूँ कि ड्यूरिंग टीचिंग में डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं डिफरेंट कलर्स में लिखता हूँ, सजेशंस वाली सजेशन के कलर में लिख देता हूँ, आउटलाइन वाली आउटलाइन के कलर में लिखता हूँ, उससे ढूंढना आसान रहता है, ठीक है? फिर हम जब एक चीज़ कर लेते हैं तो उसके बाद मैं उनको वो वाला टेबल बना देता हूँ कि आपने जब भी सोचना है इसके बारे में तो किस तरह से सोचना है। तो ये देखें मैंने लिखा हुआ है हाउ शुड बी सजेशंस और उसके नीचे 3 गाइडलाइंस दी हुई हैं और वो गाइडलाइंस जो है वो हम सजेशन वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिर कंक्लूजन लिखना सिखाता हूँ। अच्छा, जब ये हो जाता है, फिर मैं आपको डेटा ढूँढना सिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने लिखना है पॉवर्टी के ऊपर ऐसे, तो उसका डेटा कहाँ से मिलेगा? मैं मुख्तलिफ़ इंटरनेट की वेबसाइट्स का आपको सैर करवाता हूँ और उधर से आपको बताता हूँ कि कौन-कौन सा डेटा कहाँ से मिलेगा। और ये कोई 10-15 के करीब वेबसाइट्स होती हैं जिससे आपको तकरीबन हर डेटा मिल जाता है। ठीक है? उसके बाद जो है वो हम अपना सेशन एंड करते हैं 10 सेशंस के बाद और ये करते हैं कि आगे एक फ़िक्स टाइम जैसे आप लोगों का जो सेशन होगा उसको इजाज़त होगी कि वो 18 फ़रवरी तक जितने भी एसेज़ लिखे वो मुझे चेक करवा दें। जब वो स्टूडेंट्स ऐसे चेक करवाते हैं, तो उन्हें मैं चेक करके इस तरीके से भेजता हूँ। ये मैं आपको अभी शेयर करता हूँ कि बल्कि मैंने पहले भी शेयर किया था एक चेकिंग का सैंपल
और एक अब मैं दोबारा करता हूँ। ये देखें जी, ये मेरे एक स्टूडेंट थे, बहुत लाइक स्टूडेंट थे। उन्होंने ये ऐसे लिखा है, आतिफ नाम था उनका। तो एक एक चीज़ के ऊपर मैं कमेंट्स दे देता हूँ कि ये आपने हेडिंग अच्छी बनाई है, इस जगह पे आपकी मिस्टेक हुई है, ठीक है, इस जगह पे आपकी टेंस की गलती है, इस जगह पे ग्रामर की गलती है, इस जगह पे आपने ऐसा वर्ड यूज़ किया है जो सारे लोग यूज़ करेंगे, तो आप ज़रा बेहतर वर्ड यूज़ करें। और मैं उसकी जो है वो सजेशन भी दे देता हूँ कि ये बेहतर वर्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं पूरा जो 16-17 सफ़ों का ऐसे होता है जो एंड पे वो लिखते हैं, वो मैं चेक करके फिर उन्हें फॉरवर्ड कर देता हूँ उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे। और जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है पेड सेशन का, उसमें 24 आवर्स आप क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, मैं उसके फ़ौरन आंसर कर देता हूँ। और इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो चलती हैं, ठीक है। और ये जो है ये हमारा ऐसे राइटिंग का जो है ये तरीक़ाकार होता है। ठीक हो गया जी। अभी हम जो है ये हमने अपना व्हाइट बोर्ड देख लिया और ये हमने इधर देख लिया। ठीक है जी। तो होपफुली आप लोगों को जो है ये पूरा मेथड समझ आ गया होगा, जो हम आगे अगले जो है वो 10 दिन करेंगे। ठीक है, इसमें से 2 क्लासेस जो हैं वो सबके लिए फ्री होंगी, कल वाली क्लास भी और आज वाली क्लास भी। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि जो फ़ी वगैरह का स्केड्यूल होगा उस हिसाब से आप लोग अटेंड करेंगे। ठीक है जी। तो ये तो हो गया ऐसे के बारे में जनरल सा जो इंट्रोडक्शन था। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि आपसे जो है आप लोग जो है वो ऐसे से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं या आपके जो इश्यूज हैं वो आप मुझसे चैट के अंदर पूछिए और मैं आपको उसके जो है वो जवाब दूंगा। काइंडली माइक यूज़ ना कीजिए, चैट के अंदर अपने क्वेश्चंस लिखिए ताकि जो है वो हम आपके सारे क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकें। ठीक है, तो आज के सेशन में हम ये जनरल इंट्रोडक्शन और जनरल ओवरव्यू कर लेते हैं। उसके बाद कल का सेशन जो होगा वो उसके अंदर हम टॉपिक सिलेक्ट करना और ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है क्या नाम है हम जो है पेड सेशन होगा तो वो 40 मिनट्स का नहीं होगा, वो सवा सवा घंटे का हुआ करेगा रोज़। और उसके अंदर हम मज़ीद जो चीज़ें होंगी वो कर लिया करेंगे। ठीक है। अच्छा जी। तो एक साहब ने कहा है कि हम थीसिस स्टेटमेंट आउटलाइन से पहले लिखते हैं। तो जनाब ये एक डिफरेंट तरीक़ाकार होते हैं, आपने आउटलाइन के ऊपर भी लिखनी होती है या नहीं लिखनी होती। ये सारी चीज़ें हम जो हैं ये डिस्कस करते हैं जब रिस्पेक्टिव टॉपिक्स आते हैं। आप काइंडली वो क्वेश्चंस पूछिए जो टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड हैं या आपके अपने इश्यूज़ हैं जो आपको लगता है कि आपको एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए होती है। अच्छा। अज़हर खान साहब कहते हैं जी कि सर कोट्स कैसे लिखनी है और अपने आर्गुमेंट्स को सपोर्ट कैसे करना है उससे। तो अज़हर साहब, आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। आप हिस्टोरिकल एविडेंस दे सकते हैं, आप डेटा शेयर कर सकते हैं, आप और चीज़ें कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक ये तरीकाकार होता है कि आप अपना जो आर्गुमेंट दे रहे हैं उसे स्ट्रेंथन करने के लिए आप कोटेशन लिखना शुरू कर दें। ठीक है, तो आपको रेलिवेंट कोटेशंस जो हैं वो लिखनी होती हैं, हर कोटेशन नहीं लिखनी होती। मैमूना साहबा पूछती हैं कि ऐसे में मैप्स बना सकते हैं, तो मैमूना नहीं, हम नहीं बना सकते। नवीद ज़फ़र साहब कहते हैं कि CSS 21 के सजेस्टेड टॉपिक्स कौन से हैं। तो नवीद साहब, इसकी एक लिस्ट जो है वो मैंने बनाई हुई है, वो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। और हम इसके ऊपर आउटलाइंस भी बनाएंगे अगले सेशंस के अंदर। ठीक है। और शहरयार अफजल साहब कह रहे हैं कि थीसिस स्टेटमेंट के बगैर ऐसे क्यों लिख सकते हैं। शहरयार साहब, एक तरीकाकार होता है हर चीज़ का, तो उसके मुताबिक आपने करना होता है। ये नहीं होता कि आप ऐसे स्टार्ट कर दें और अपना माफ़ी ज़मीर ना बताएं कि मैंने क्या लिखना है इसके अंदर। इसलिए हम थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं। अच्छा। एक साहब, एक मोहतरमा कह रही हैं कि वैल्यूएशन होगी या नहीं होगी।
तो माहम 16 फरवरी तक एवेल्यूएशन होगी हर स्टूडेंट के लिखे हुए की, ठीक है। उसके बाद इकरा एजाज साहबा पूछ रही हैं कि सर हमें अपना मटेरियल कैसे कलेक्ट करना चाहिए, तो कैसे मटेरियल जो है वो सिंगल थीम पे आएगा। तो इकरा साहबा, जो मेरे सेशंस होते हैं उसमें मैं सबसे पहला जो मॉड्यूल होता है उसके अंदर मैं करवाता हूँ ब्रेन स्टॉर्मिंग वो काम होता है कि जिसके अंदर आपने देखना होता है कि आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल डेटा कितना है। और जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट वी हैव अ प्लेंटी ऑफ डेटा, और बहुत सारा डेटा ऐसा होता है जो गैर ज़रूरी होता है या हमें ज़रूरत नहीं होती लिखने की। तो ये मटीरियल। हेलो जी अजहर साहब, अब आपको आवाज़ आ रही है? अब लिखिए। ठीक हो गया। मोहम्मद अहमद सलीम साहब कह रहे हैं कि 2022 के लिए बताइए कि क्या स्टार्टिंग करनी है। तो अहमद सलीम साहब, आपने ऐसे 21 में देना हो या 22 में देना हो, सेशन सब के लिए एक ही है। सब लोग उसी तरीके से चलेंगे जिस तरीके से जो है मैं गाइड कर रहा हूँ। इसलिए जो है वो कोई भी डिफरेंट तरीकाकार नहीं है 22 के लिए, ठीक है। बाकी जो है किसी ने पूछा है कि सर कोटेशंस और सेइंग्स इन द एसे। हाँ जी बिल्कुल, आप कोटेशंस लिख सकते हैं, मार्कर से लिखेंगे, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ लिखेंगे, एम नहीं लिखेंगे। अलियास साहब पूछ रहे हैं कि थीसिस स्टेटमेंट की लेंथ कितनी होगी। तो अलियास साहब, उतनी लेंथ होगी जिसके अंदर आपका पॉइंट क्लियर हो जाए और पता चल जाए कि इस ऐसे में आप क्या लिखना जा रहे हैं। ऐसे के अंदर रेफरेंसेस बिल्कुल लिखे जा सकते हैं। हसन फ़ारूक साहब पूछ रहे हैं कि अगर इंग्लिश पे कमांड ना हो तो CSS पास किया जा सकता है। तो हसन साहब बिल्कुल नहीं, ठीक है, इंग्लिश आपको बेहतर करनी पड़ेगी। तो हाशिम मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है। हाशिम साहब, हम जब उस टॉपिक पे आएंगे थीसिस स्टेटमेंट पे तो पूरा एक लेक्चर देंगे कि ये क्या होती है। एक साहब पूछ रहे हैं कि मैं एक से ज़्यादा इंक्स यूज़ कर सकता हूँ। तो नहीं, आप आउटलाइन के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन जब आपका ऐसे चल रहा होगा फिर एक ही इंक से चलेगा। अच्छा जी, किसी ने कहा है कि आप अभी मुझे जो है अपना लिखा हुआ एक ऐसे शेयर कर दें। तो शहरयार साहब, मैं अपना लिखा हुआ ऐसे ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, ठीक है। सर सोर्सेज शेयर कर दें डेटा का। पिरा कुरैशी साहबा, सोर्सेज जो हैं वो हम लास्ट लेक्चर जब हमारे होते हैं तो उसके अंदर हम बताते हैं। हमारा बेसिक पर्पस ये होता है ऐसे राइटिंग का कि हम अपनी खुद थॉट से लिख सकें जो हम ऑलरेडी जानते हैं। ये नहीं कि हम जो हैं वो पहले सोर्सेज ढूंढते जाएं और उसके बाद फिर लिखें। इसलिए मेरा जो पर्सनल तरीकाकार है उसके अंदर ये सोर्सेज वाला काम जो है आखिर में आता है, स्टार्ट में नहीं आता, ठीक है। उसके बाद किसी ने कहा है कि हम डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे टेंजिबल सोर्सेज से। फरहान साहब, इसके ऊपर मैं आपको बताया है कि ये हम एंड पे ये वाला काम करते हैं आखिरी सेशन के अंदर, ठीक है। आप अच्छी वेबसाइट से, वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट, UNDP की वेबसाइट वगैरह वगैरह, इन इन जगहों से जो है आप अच्छा डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जी किसी ने पूछा मेरा ग्रुप क्या है। जी ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, जाते हुए इंट्रोडक्शन दूंगा अपना। और उसके बाद किसी ने पूछा सर ईडीएम्स हमें हेल्प करते हैं। जी बिल्कुल हेल्प करते हैं। अगर आपको ईडीएम्स आते हैं तो ज़रूर लिखें, लेकिन उसे अंडरलाइन ना करें। और किसी ने कहा कि इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई बुक रिकमेंड कर दें। जी इंग्लिश कभी भी बुक से स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ये इसके लिए आपको जो है किसी टीचर का सहारा लेना पड़ता है या किसी दोस्त का सहारा लेना पड़ता है। मुशीरा साहबा कहती हैं जी कि मोटिवेशन दें। तो जनाब ये ऐसे का सेशन है तो काइंडली रेलिवेंट क्वेश्चन पूछिए। किसी ने कहा है कि सर अगर इम्पोर्टेंट लाइंस को ब्लैक पेन से ना लिखें। नहीं जनाब, आप सिर्फ कोटेशंस को जो है वो मार्कर से लिख सकते हैं। किसी ने कहा है कि जो है लेक्चर मेरा मिस हो गया है। तो राना मीर साहब, ये ग्रुप के अंदर इसका रिकॉर्डेड लिंक शेयर कर दिया जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद किसी ने कहा कि सर
पूरा ऐसे मैक्सिमम कितने पेजेस का होना चाहिए? जी ये 2500 वर्ड्स का होना चाहिए। अब आपकी राइटिंग साइज़ पे डिपेंड करता है कि वो कितने पेजेस तक जाता है। किसी ने पूछा कि सर आपके सेशन की फ़ी कितनी होगी और ड्यूरेशन कितना होगा सेशन का? जी फ़ी 6000 होगी और फ्री सेशंस निकाल के 8 सेशंस और होंगे, 8 सेशंस, और वो सवा घंटे के होंगे। उसके अलावा 24 आवर्स जो है वो आप मुझे रीच कर सकते हैं और अपनी राइटिंग चेक करवा सकते हैं टिल 18th फरवरी। शोएब लशारी साहब ने कहा कि 10 दिन ऐसे के लिए काफ़ी होंगे। शोएब साहब 10 दिन के लेक्चर्स होंगे जो तकरीबन 15 घंटों पे मुहित होंगे, और उसके बाद आपकी राइटिंग्स होंगी, और आप राइटिंग्स जो हैं वो जितनी ज़्यादा लिखेंगे मैं उतनी ज़्यादा चेक करूँगा और उतना ही आपका फ़ायदा होगा। किसी ने कहा कि आउटलाइन की लेंथ कितनी होनी चाहिए? जी आउटलाइन की लेंथ उतने पॉइंट्स होने चाहिए जितने आपके नंबर ऑफ़ पैराग्राफ्स हैं। अगर आपके ऐसे में 10 पैराग्राफ्स हैं तो आप 10 जो है वो पॉइंट्स लिखेंगे उसके अंदर, और अगर आपके ऐसे के अंदर 20 पैराग्राफ हैं तो आप 20 पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है। किसी ने कहा टाइमिंग क्या होगी? जी टाइमिंग 9 बजे से लेके 10:15 या 10:30 तक क्लास होगी। ठीक है। ज़ीशान साहब ने कहा है कि 10 दिन कॉन्सेक्टिव सेशंस होंगे। जी बिल्कुल 10 दिन कॉन्सेक्टिव सेशंस होंगे, और शेड्यूल जो है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद किसी ने कहा कि हैंड राइटिंग मैटर करती है। तो अवैस अनवार साहब हैंड राइटिंग एक हद तक मैटर करती है। जब मैं चेक करता हूँ तो मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आप अगर सिर्फ ये वाला लेटर अच्छे तरीके से लिखें तो आपकी राइटिंग 40% बेहतर हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आप जी सही नहीं लिख रहे होते या वाई सही नहीं लिख रहे होते, तो अगर वो पॉइंट आउट कर देता हूँ मैं तो उससे आपकी राइटिंग ज़रा बेहतर होती जाती है। ठीक है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। वो जो चीज़ें प्रॉब्लमैटिक होंगी वो मैं बता दूँगा, और जो चीज़ें ज़ाहिर है कि हम कोई ख़तात तो हैं नहीं कि बहुत अच्छा कलम कट वाले कलम से कोई पेन से राइटिंग लिखें, तो उसका कोई मसला नहीं। ठीक है। उसके बाद किसी ने कहा कि एग्ज़ाम में जो आंसर शीट दी जाती है उसकी लाइनिंग होती है। जी बिल्कुल लाइनें होती हैं, उसकी तकरीबन 25 से 27 लाइनें होती हैं उसके ऊपर, उर्दू वाली। उसके बाद सारा ने कहा है कि इंपॉर्टेंट एसेस बताएं, तो सारा ये हम ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे। साकिब साहब यूईटी के स्टूडेंट हैं जी, उन्होंने कहा है कि एजुकेशन बैकग्राउंड मैटर करता है। जी साकिब साहब एजुकेशन बैकग्राउंड जो है वो आपके इतना मैटर करता है कि अगर आपकी अंग्रेज़ी अच्छी हो उस बैकग्राउंड से तो आपको कम तैयारी करनी पड़ती है। अदरवाइज़ बहुत सारे मदरसे के स्टूडेंट्स जिन्होंने दरस निज़ामी किया होता है वो भी सीएसएस क्लियर करते हैं। अच्छा जी। शोएब लशारी साहब कहते हैं कि सेशन के बाद आप अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी अवेलेबल होंगे। जी, मेरा ये असूल होता है कि जो क्लास का ग्रुप है उसके अंदर 10 सेशंस तक सिर्फ ऐसे की बात होगी, और जैसे ही सेशंस ख़त्म होंगे तो ऐसे जो है ऐसे जो है वो उसकी भी बात होगी, और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है। उसके बाद जी किसी ने कहा है सर पीएमएस के पेपर में जो ऐसे आता है उसकी भी आउटलाइन लिखनी होती है। जी आउटलाइन आपने अपनी आसानी के लिए बनानी होती है, आसानी के लिए लिखनी होती है। अगर आप नहीं बनाते तो आपके बड़े मसले होंगे, ऐसे लिखने में आप फंस जाएंगे बीच में। ठीक है। सारा साहबा कह रही हैं कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, तो सारा साहबा ये सब जो है ये ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। मोहम्मद अलियास साहब पूछ रहे हैं कि एक पंजाबी का सेशन भी रख लें नेक्स्ट मंथ से। अलियास साहब अभी जो है मैं ऐसे का सेशन कर रहा हूँ होपफुली, तो पंजाबी का हम देखेंगे, अगर इनफ स्टूडेंट्स होंगे तो ज़रूर रखेंगे। ठीक है जी। आपके क्वेश्चंस समवट कम हो गए हैं, तो या कुछ के क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। तो मैं अपना जो है वो इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि मेरा नाम अवैस अली है, और मैं सन 2018 का सीएसएस पास किया था मैंने, और ये मेरी पहली अटैम्प्ट थी। मैं मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट सर्विस में जो है वो एलोकेट हुआ, और अब आजकल मैं जो है वो अपनी ट्रेनिंग से फ़ारुक हुआ हूँ रिसेंटली, और पोस्टिंग का वेट कर रहा हूँ, कुछ दिनों में पोस्टिंग आ जाएगी। और ये है कि मैं रीडर हूँ अंग्रेज़ी का, उर्दू का, और राइटर हूँ अंग्रेज़ी और उर्दू ज़ुबानों का, दोनों ज़ुबानों का। अपने यूनिवर्सिटी के मैगज़ीन का मैं चीफ़ एडिटर भी रहा हूँ।
इसलिए सेकंड ईयर थर्ड ईयर से ही मेरी आदत है, मैं स्टूडेंट्स की या दूसरे राइटर्स की जो है वो तहरीरें चेक करता हूँ, क्योंकि एडिटर्स का काम ये होता है कि वो किसी चीज़ को मैगज़ीन में छापने से पहले उसकी गलतियाँ चेक कर लें, ठीक है। उसके बाद जो है इसलिए मेरी ये चेकिंग की आदत बहुत पुरानी है, मतलब 2013-14 से मैं ये काम कर रहा हूँ। फिर मैं काफ़ी सारी ज़ुबानें जानता हूँ, अंग्रेज़ी, उर्दू, पंजाबी के अलावा फ़ारसी ज़ुबान जानता हूँ, फ़्रेंच मैंने रिसेंटली सीखी है, अरबी ज़ुबान की थोड़ी-सी नो हाउ है। तो मैं इन ज़ुबानों से डिफ़रेंट चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती हैं अपने शौक के लिए, मैं उन चीज़ों को जो है अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करके शेयर भी करता रहता हूँ और साथ मैं मैगज़ीन्स में भी छपवाता रहता हूँ। तो रिसेंटली पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स, जो पाकिस्तान की सरकारी एकेडमी है राइटर्स की, वो हर साल एक एनुअल मैगज़ीन छापते हैं, जिसमें वो पाकिस्तान के सिलेक्टेड राइटर्स या सिलेक्टेड राइटिंग्स जो उन्होंने दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पे भिजवानी होती हैं, वो पब्लिश की जाती हैं। तो लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर मेरी पंजाबी की ट्रांसलेट की हुई एक शॉर्ट स्टोरी जो है, वो इस मैगज़ीन का हिस्सा बनी और वो ऑफ़िशियली जो है वो पूरी दुनिया के अंग्रेज़ी पढ़ने वाले लोगों के पास गई और उनको जो है वो उन्होंने बताया कि ये हमारे पंजाबी से तर्जुमा किया गया है, ठीक है? और वो तर्जुमा मेरा था। तो इस तरह से जो है वो मेरी ग्रिप है लैंग्वेज के ऊपर। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं कोई कन्वेंशनल टीचर नहीं हूँ, मैंने एमए इंग्लिश नहीं किया। मैंने जितनी चीज़ें सीखी हैं वो खुद सीखी हैं, पढ़ के सीखी हैं और अपने जो है वो चेकिंग्स करवा के सीखी हैं, ठीक है? तो इसलिए जो है मुझे स्टूडेंट्स की मुश्किलात का ज़्यादा आइडिया है कि मैं वो किस-किस मुश्किलों से गुज़रते हैं, ठीक है? और उसके अलावा मेरा सेशन कोई इस तरह से नहीं होता कि जिसके अंदर मैं स्टूडेंट्स को ये कहूँ कि वो बिल्कुल भी ना बोलें और सिर्फ़ मैं बोलता जाऊँ और ख़त्म कर दूँ। आज चूँकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन दिया, आपको ओरिएंटेशन दी है। तो इसलिए जो है वो आप लोगों को बिल्कुल भी चुप नहीं रहने दूँगा, बल्कि मैं अपने सेशंस के अंदर जो स्टूडेंट नहीं बोल रहा होता, उसे ज़बरदस्ती कहता हूँ कि आप इस बात का जवाब दें, ठीक है? इसलिए आप सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, सब लोग सीख रहे होंगे। डिस्कशन टाइप होगा, 1 टू 1 हम सारे आपस में गुफ्तगू करेंगे और इस तरीके से जो है वो आपका क्लासेस चलेंगी। दूसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ, वो ये समझता हूँ कि एक ही बार पढ़ा देने से बिल्कुल भी गुज़ारा नहीं होता। तो इसलिए मैं जो है वो कोशिश करता हूँ कि आप लोग लिखें और मैं आपका लिखा हुआ चेक करूँ और उसके बाद क्लास में भी डिस्कस करूँ और व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेजेस के थ्रू डिस्कस करूँ कि आपने ये गलतियाँ की हैं और आइंदा ना कीजिए। ठीक है? तो ये मेरा तरीक़ाकार होता है। तो इससे जो है वो स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस मिलता है पर्सनली, ठीक है? तो कि उनकी राइटिंग्स चेक भी हो रही हैं और उनको जो है वो फीडबैक मिल रही है। तो 18 फरवरी तक जो है वो आप सब लोग मुझे लिख-लिख के दिखाते रहेंगे, मैं चेक करता रहूँगा, ठीक है? क्लास की टाइमिंग 9 पीएम ही होगी। आज की क्लास भी 40 मिनट की थी और कल की क्लास भी 40 मिनट की होगी। उसके बाद क्लासेस सवा घंटे से डेढ़ घंटे तक की होंगी और उसके अंदर जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सारा काम जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन डॉक पे चलता है, डॉक्यूमेंट पे, और वो सारा डॉक्यूमेंट आपकी एक्सेस में होता है। आप जब चाहें उसे खोल के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको पर्सनली नोट्स नहीं बनाने पड़ते, ठीक है? तो तीसरी चीज़ ये है कि आप कोलैबोरेशन से चलते हैं। सारे लोग अपना एसे जो है वो ग्रुप में शेयर करते हैं, कोई भी बंदा जो है वो पर्सनल मैसेज में नहीं शेयर करता। इस तरह से आप सब लोगों को पता चलता रहता है कि दूसरा बंदा भी काम कर रहा है और आपको डेटा भी मिलता रहता है, आपको राइटिंग के सैंपल्स भी मिलते रहते हैं। बल्कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि सब लोग, अगर 10 लोग हैं क्लास में, तो 10 लोग मुख्तलिफ टॉपिक्स पे एसे लिखें और फिर शेयर करें, ताकि आपके पास 10 एसेस चेक किए हुए अवेलेबल हों कि सर ने ये गलतियाँ निकाली हैं, ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है, और इस तरीके से जो है वो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा एसेस हों। सपोज़ करें कि हर स्टूडेंट 2-2 एसेस भी लिखता है और 10 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, तो आपकी 20 एसेस तक एक्सेस हो जाएगी और वो चेक किए हुए एसेस होंगे। ठीक है? तो ये तरीक़ाकार होता है। ठीक है जी। तो अब हम जो है वो मीटिंग ख़त्म करते हैं और ग्रुप के अंदर जो है वो मैं इस क्लास का जो है वो यूट्यूब लिंक भी डाल दूँगा, ताकि आप जो है वो दोबारा भी देख सकें और जो स्टूडेंट्स नहीं आ सके वो भी देख सकें। ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़। कल हम 9 बजे दोबारा मिलेंगे और कल हम टॉपिक सेलेक्ट करना सीखेंगे और थोड़ी-सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करना सीखेंगे कि ऑलरेडी अवेलेबल नॉलेज को कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।